हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम यहाँ पे फाइनली कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लास्ट बचा हुआ सब्जेक्ट, जो कि हमारा यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस हो जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा हो जाता है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको बहुत जल्दी 3-4 दिनों के अंदर यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देने की। और बाकी देखिए, इसके सिर्फ हमें लेक्चर्स रिकॉर्ड करने, नोट्स ऑलरेडी पूरी रेडी हो चुकी है, ऐप पर अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी इसकी जो भी वीडियोस होंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। एंड आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में। तो अगर आप लोग को याद हो, तो जब हमने हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का लेक्चर देखा था, तो हमने क्या देखा था कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को कौन बनाता था, हमारा यही फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी बनाती थी। तो देखिए, वैसे तो ये इसका एक छोटा सा काम हो जाता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाना, लेकिन इसके अलावा भी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक एफिकेसी से रिलेटेड मामले होते हैं, उनसे रिलेटेड कह सकते हो जो भी डिसीजंस होते हैं, वो हमारी यही फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी लेती है। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी होती है हॉस्पिटल में, जो कि हमारा मेडिसिन के यूज से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनको यहाँ पे ओवरसी, मतलब उनकी देख रेख करती है, ठीक है, उनको यहाँ पे पूरा मैनेज करती है, देखती है। इसका मेजर एम क्या होता है कि जो भी मेडिसिन यहाँ पे हॉस्पिटल में यूज हो रही है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, और वो जरूरत हो, रैशनल, मतलब कि उनकी जरूरत हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है, मतलब कि इतना बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, और एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, मतलब एडवाइस करती है जो भी ड्रग सिलेक्शन, ड्रग मैनेजमेंट, मेडिकेशन सेफ्टी और थेरापेटिक गाइडलाइन से रिलेटेड मामले होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी एडवाइस होती है, पॉलिसी होती है, वो यहाँ पे यही पीटीसी बनाती है। अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारी पॉलिसी हमारी पीटीसी बनाती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारी पीटीसी है, इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या, देखो, इसके अंदर हमारे फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, ठीक है, एंड इज कंसर्न विद द रेगुलेटिंग द यूज ऑफ मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो भी मेडिसिन है, जो भी हॉस्पिटल में यूज हो रही है, उनको रेगुलेट करना, मतलब कि उनको कंट्रोल करने का काम हमारा यही फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी करती है, कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अननेसेसरी मेडिसिन यूज हुई जा रही है, या फिर जो है बहुत महंगी दवाएं तो नहीं बेची जा रही है। तो उन सभी चीज़ों को देखने का काम हमारी यही फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी करती है। अब देखो, यहाँ पे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी क्या हर हॉस्पिटल में होती है? तो हाँ, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारी ये कमेटी देखने को मिलती है, लेकिन जो कुछ छोटे छोटे मतलब हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे उतना नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो भी मतलब कह सकते हो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे जरूर हमारी ये फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इसके अंदर हमें कौन कौन से मेंबर्स देखने को मिलते हैं, तो देखिए, इसके अंदर हमारे 3 फिजिशियन होते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हो हॉस्पिटल का जितना भी मेडिकल स्टाफ है उसमें से कोई 3 जो सिलेक्टेड फिजिशियंस होते हैं वो हमारे होते हैं। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट होता है, एक नर्सिंग स्टाफ होता है, एक हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये नहीं होता है कि वो पास्ट में रह चुका हो, एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है कि वो अभी भी उसी पोस्ट पे काम कर रहा हो, ठीक है। ये हमारा एक लैटिन टर्म है, इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लेना है। और एक हमारा फिजिशियन होता है जो कि हमारा, अब देखिए, इन्हीं 3 में से, जो ये 3 फिजिशियन होते हैं, इन्हीं में से कोई एक हमारा चेयरमैन होता है। ये जो फार्मासिस्ट होता है ये हमारा यहाँ पे सेक्रेटरी की तरह काम करता है फार्मेसी कमेटी के, ठीक है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर सिंपली देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पीटीसी के अंदर एक हमारा फिजिशियन होता है, मतलब कोई एक फिजिशियन चेयरमैन होता है, एक फार्मासिस्ट हमारा सेक्रेटरी होता है, और जो नर्सिंग स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी होता है। तो ये हमारे पीटीसी के मेंबर्स के एक मतलब कह सकते हो ओवरव्यू हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ये समझो कि जो पीटीसी है तो ये अपनी कुछ सब कमेटी बनाती है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। जैसे मान लो कि कोई कैंसर डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वहां पे जो भी ड्रग्स यूज होने वाली है, देखो आप ये समझो पीटीसी का मेन काम क्या है, दवाओं के यूज को रेगुलेट करना। तो जो भी एंटी कैंसर एजेंट्स वाली जितनी दवाएं हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग अलग सब कमेटी बनी गई, ठीक है। एंटी डायबिटिक एजेंट्स के लिए एक अलग सब कमेटी हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के यूज को रेगुलेट करने के लिए एक अलग सब कमेटी हो गई। तो इसी तरीके से मतलब अलग अलग दवाओं के लिए एक अलग अलग सब कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है। अगर यहाँ पे मतलब एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे जो बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ क्या होता है, कैंसर डिपार्टमेंट अलग है, डायबिटीज डिपार्टमेंट अलग है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कमेटी हमारी यहाँ पे सब कमेटी डिजाइन होती है। मतलब मेन तो एक ही होती है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, बट उसके अंदर भी कुछ सब कमेटी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। फंक्शंस की बात करें तो देखो, इसके मेजर 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला होता है एडवाइजरी, दूसरा होता है एजुकेशनल, एंड थर्ड होता है एडीआर एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें
तो एडवाइजरी फंक्शंस की बात करें तो एडवाइजरी मतलब क्या होता है कि एडवाइस देना। तो यहाँ पे देखो पीटीसी इज इन्वॉल्व इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग यूज इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप इतना समझो कि भाई दवाओं के यूज से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन सभी में पीटीसी का मेजर रोल होता है, ठीक है। इसी के एडवाइस से सारी दवाएं जो है हॉस्पिटल में यूज होती हैं, रेगुलेट होती हैं। बाकी इट असिस्ट इन प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस, तो वहाँ पे वही चीज़ है कि जो भी हमारी दवाएं हैं उनका इवैल्यूएशन कि वो दवाएं सेफ है कि नहीं है, उनको कैसे मतलब कौन सी दवाएं हमें सिलेक्ट करनी है, किसको हमें अवॉइड करना है और उसका कैसा इसका थेरापेटिक यूज है, तो उन सभी के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो हमारी यही कमेटी बनाती है। उसके अलावा ये हमारी पॉलिसीज बनाती है डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्राइबिंग, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि कैसे दवाओं को देना है, कैसे दवाओं को डिस्पेंस मतलब कि पेशेंट्स को जो है डिस्पेंस करना है और कैसे उनको प्रिस्क्राइब करना है, कैसे दवा को स्टोर करना है, कैसे पेशेंट को लेना है। तो इन सभी के रिलेटेड हमारी पॉलिसी बनाती है जो हमारी पीटीसी है। उसके अलावा जो है दवाओं का स्टॉक कैसे रखना है, ठीक है, कि कितना स्टॉक रखना है, कितना नहीं रखना है, उनके रिलेटेड भी रिकमेंडेशन हमारा यही पीटीसी देती है। एजुकेशनल की बात करें तो देखो ये हम लोग फंक्शन देख रहे हैं। एडवाइजरी फंक्शन में हमने ये सारी चीजें देखी। एजुकेशनल फंक्शन में क्या होता है कि पीटीसी हमारा जो है कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज कराती है, ताकि जो भी फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, फिजिशियंस हैं, अदर स्टाफ हैं, उनकी मेडिसिन के रिलेटेड नॉलेज इन्हांस हो, मतलब वो मेडिसिन के बारे में और अच्छे से जान सकें, मेडिसिन को कैसे यूज करना है वो जान सकें। तो इसके रिलेटेड हमारी पीटीसी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करती रहती है। उसके अलावा एडीआर एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग की बात करें तो देखो जो हमारी पीटीसी होती है ये यहाँ पे मेडिकेशन सेफ्टी में भी अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो उसको मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना, मेडिकेशन एरर को देखना, कोई भी ड्रग इंटरेक्शन अगर आ रहा है, ठीक है, तो इन सभी के रिलेटेड भी जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं वो सारी हमारी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी ही बनाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ और भी फंक्शंस को देखें तो भाई देखिए जो भी ड्रग पॉलिसी होती है, ड्रग रिलेटेड जो भी मतलब कैसे तो ड्रग को कैसे यूज करना है, स्टॉक करना है, स्टोर करना है, उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो हमारा कौन बनाता है, ठीक है, वो हमारी यही पीटीसी बनाती है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब कि इन्वेंट्री मतलब कि कितना स्टॉक रखना है, ठीक है, कि दवाओं का कितना स्टॉक हमें रखना है, कब हमें नया स्टॉक ऑर्डर कर देना है, तो इन सभी के रिलेटेड जो भी कह सकते हो कंट्रोल होता है वो भी हमारा पीटीसी के हाथ में होता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, तो भाई ये तो हमने देखा ही था कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाली दवाएं होती है उनकी एक बुक होती है, तो उसको कौन बनाता है, यही पीटीसी तो बनाती है। और अभी हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी ड्रग लिस्ट होता है उसको भी हमारा यही कमेटी प्रिपेयर करती है। नाउ फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पॉलिसीज ऑफ पीटीसी के बारे में तो यहाँ पे देखिए अब पीटीसी क्या होता है भाई, पीटीसी मेक सर्टेन पॉलिसीज टू इंश्योर दैट मेडिसिन इन द हॉस्पिटल आर यूज सेफली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली, मतलब कि जो भी मेडिसिन यूज हो रही हो वो सेफ हो, वो यहाँ पे अपना अच्छा सा इफेक्ट शो कर रही हो और इकोनॉमिकल हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो। तो दीज पॉलिसीज गाइड, तो ये क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी होती है अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसी होती है। तो ये जो भी पॉलिसी है ये डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट को गाइड करती हैं कि कैसे ड्रग को यूज करना है, कैसे उनको प्रेस्क्राइब करना है और कितने टाइम तक करना है एंड हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो पीटीसी होती है वो यहाँ पे फॉलोइंग मतलब इन सारे फील्ड में अपनी पॉलिसी को डेवलप करती है। तो पहला हो जाता है इंक्लूडिंग ड्रग्स इनटू फॉर्मुलरी, तो हमें पता है कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कौन बनाता है, पीटीसी। तो उस फॉर्मुलरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा यही फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी डिसाइड करती है। उसके बाद इन पेशेंट, तो जो भी पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं उनको दवा कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, कैसे दवा देनी है, उसके रिलेटेड पॉलिसी कौन बनाता है, यही पीटीसी बनाती है। आउट पेशेंट यानी जो पेशेंट यहाँ पे सिर्फ आते हैं और दिखा के तुरंत चले जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए दवा कैसे लिखनी है उसके लिए भी पॉलिसी कौन बनाता है, पीटीसी। उसके बाद कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनको एक टाइम के बाद खुद ही बंद कर देना होता है, तो उसके रिलेटेड भी गाइडलाइंस हमारी पीटीसी बनाती है। और इमरजेंसी ड्रग लिस्ट क्या होता है कि जैसे कह सकते हो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमेशा मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं, ठीक है, तो उनकी एक ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करना और उन दवाओं को अच्छे से स्टॉक करना, मतलब उनका स्टॉक बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो इन सबके रिलेटेड भी हमारा पॉलिसी बनाती है पीटीसी। तो देखिए अगर आप लोग अपने सिलेबस देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे अलग अलग करके दिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारा पॉलिसी और पीटीसी का ही पार्ट है। तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी फॉर इंक्लूडिंग ड्रग्स इनटू फॉर्मुलरी। तो भाई देखिए पीटीसी डेवलप्स अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, यानी कि देखो भाई पीटीसी जो है जो भी ड्रग्स यहाँ पे रखती है या फिर डिलीट करती है तो उसके रिलेटेड बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाती है। अब अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, अगर मान लो किसी ड्रग को फॉर्मुलरी में इंक्लूड करना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात वो यहाँ पे इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो उसी के जैसी कोई ड्रग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उससे बेटर या फिर उसी के बराबर वो दवा यहाँ पे यूज करनी चाहिए, तभी यहाँ पे उसको फॉर्मुलरी में रखा जाएगा। दूसरी बात कि वो जो दवा है उसकी सेफ्टी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसके साइड इफेक्ट कम से कम होने चाहिए। और यहाँ पे कह सकते हो स्पेशल पॉपुलेशन, यानी कि कह सकते हो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कुछ दवाएं ना
कह सकते हो अपना बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करती हैं, तो उनके लिए भी वो दवा यहाँ पे सेफ होनी चाहिए। जैसे वो जेनेटिकली थोड़ा सा स्पेशल पीपल होते हैं, तो उन पर भी हमारी सेफ होनी चाहिए। जैसे हर एक पर्सन की अपनी थोड़ी बहुत अलग जेनेटिक्स होती है ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो मान लो अगर उसी के जैसा कोई और दवा अवेलेबल है, ठीक है, कोई और दवा अवेलेबल है, तो उससे रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, मतलब या तो उसके बराबर ही हो या तो उससे कम हो, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थेरापेटिक नीड की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई दवा ऐड करी जा रही है तो वो जो हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं उनके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी दवा ऐड कर दी, वो ज़रूरी है ही नहीं, कभी यूज ही नहीं हो रही है। उसके बाद क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पे देखिए जो भी दवा यहाँ पे ऐड करी जा रही है उसका एक रिलायबल मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ठीक है, और उसकी सप्लाई बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी खराब हो, उसकी अवेलेबिलिटी ही ना हो पाए, है ना। तो जो भी दवा फॉर्मुलरी में ऐड है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी ही चाहिए। और फार्मा इकोनॉमिक एवेल्युएशन की बात करें, फार्माको इकोनॉमिक इवेल्युएशन की, तो वही चीज़ है कि देखिए जो दवा का बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट के कंपेयर में। अच्छा, पता चले कोई दवा है, मान लो वो 3,000 रुपये की है और उसका फ़ायदा सिर्फ थोड़ा सा क्या हो रहा है कि वो दर्द को कम कर रही है, तो फिर ऐसी दवा को तो नहीं ऐड करेंगे ना। तो जितना कॉस्ट है उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फिर अगर मान लो ये सारी प्रॉपर्टी किसी दवा में है, तो फिर अब कौन कौन से किस प्रोसेस के थ्रू उसको ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे फिजिशियंस या फिर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा न्यू ड्रग के एडिशन के लिए। पीटीसी यहाँ पे उस साइंटिफिक डाटा, क्लिनिकल ट्रायल और सेफ्टी अलर्ट और कॉस्ट के बेसिस पे उस दवा को रिव्यू करेगी। अब डिस्कशन होगा मीटिंग में, ठीक है, और उसी डिस्कशन में क्या होगा, अप्रूवल या फिर रिजेक्शन मिल जाएगा। अगर दवा अप्रूव हो गई, ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गई तब तो कोई बात ही नहीं, अगर अप्रूव हो गई तो ड्रग को यहाँ पे फॉर्मुलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो ओल्ड और अनसेफ ड्रग होती है उनको फॉर्मुलरी से टाइम टू टाइम डिलीट भी किया जाता है। तो ये हो जाती है हमारी पॉलिसीज ऑफ पीटीसी रिलेटेड टू एडिंग ड्रग्स इनटू फॉर्मुलरी। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी की बात करें, मतलब जो भी पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उनको दवा कैसे देनी है। भाई प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, दवा का पर्चा, तो दवा के पर्चे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो उसके रिलेटेड भी पॉलिसी हमारी पीटीसी बनाती है। तो उसमें क्या क्या होता है, पहली बात जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है, मतलब कि वही जो दवा का पर्चा है, उसमें सबसे पहली बात कि पेशेंट की डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का मतलब उसका जो भी एड्रेस है, उसका जो भी एज है, उसका जो भी नेम है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, एज वगैरह। उसके बाद नेम ऑफ नर्सिंग यूनिट, कि कौन सी नर्सिंग यूनिट यहाँ पे उसको दवा सप्लाई करने वाली है, उसका भी नेम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो कोई नर्स होंगी जो कि उसको दवा सप्लाई करने वाली होंगी। उसके बाद ईच ड्रग की नेम और स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कौन कौन सी दवा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे उसको किस रूट से लेना है, ठीक है, किस फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया, उसका सिग्नेचर और डेट एंड टाइम ऑफ ऑर्डर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्लियरली और जेनरिक नेम को यूज करके लिखा होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो जनरल तो यही है कि हाँ जो भी दवाएं वो जेनरिक नेम से होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है आजकल ब्रांडेड नेम से ही दवाएं प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, ठीक है, ट्रीटमेंट के रिलेटेड उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ओनली, अब यहाँ पे देखिए वही चीज ना कि सिर्फ फॉर्मुलरी में जो ड्रग्स मेंशन है सिर्फ उन्हीं को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, अनलेस एसेंशियल, मतलब कि जब तक जरूरी ना हो, जब तक हो सकता है कोई एक ऐसे दवा हो जो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ना हो, लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं है, अगर उसकी बहुत जरूरत है तब आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फॉर्मुलरी के अंदर जितनी ड्रग्स हैं उन्हीं को प्रिस्क्राइब करना है। नारकोटिक्स और हाई रिस्क ड्रग, ठीक है, जैसे कि नारकोटिक मतलब कि जो नशीली दवाएं होती हैं, ओपॉइड, एंटीकोगुलेंट हो गए, इंसुलिन हो गए, ठीक है, तो देखो ये सारी जो हाई रिस्क ड्रग होती हैं इनको यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने से पहले डबल चेक करना चाहिए कि जरूरत है कि नहीं है। अगर बहुत जरूरत है तभी प्रिस्क्राइब करना चाहिए। डोजेज, फ्रीक्वेंसी, रूट एंड ड्यूरेशन मस्ट बी मेंशन क्लियरली, तो यहाँ पे वही चीज है कि कितनी डोज लेनी है, किस फ्रीक्वेंसी में लेनी है, एक दिन में कितनी बार लेना है, किस रूट से लेना है और कितने टाइम तक लेना है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो कोई भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज होनी चाहिए जो कि यहाँ पे ऑथराइज ना हो, ठीक है, जो ऑथराइज शॉर्ट फॉर्म है उन्हीं को हमें यहाँ पे यूज करना है। आउट पेशेंट, अगर कोई पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ जो है तुरंत दवा लेके चला जा रहा है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन देते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात, रिटन ओनली इन हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन एंड शुड कंटेन डिटेल ऑफ पेशेंट, ड्रग इन्फॉर्मेशन, नेम एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे भी देखिए ये सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि हमने ऊपर देखी थी। उसके अलावा यहाँ पे देखो जो कंट्रोल ड्रग्स हैं, कंट्रोल ड्रग्स मतलब यही जो हमारी नारकोटिक्स हो गई, ओपॉइड्स हो गई, ठीक है, तो ये सारी जो ड्रग्स हैं इनके लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करनी होती है जो कि मेंशन होती है हॉस्पिटल की गाइडलाइंस में। और उसके अलावा जो जनरल प्रिस्क्राइबिंग है, ठीक है, तो वही चीज है कि जेनरिक दवा को ही प्रिस्क्राइब करना है, हमें ब्रांडेड की बजाय जेनरिक पर ही फोकस करना चाहिए।
और उसके अलावा एंश्योर पेशेंट काउंसलिंग एंड प्रॉपर लेबलिंग। तो यहाँ पे देखो भाई, जो पेशेंट यहाँ पे दवा लेके घर जा रहा है तो पहली बात उसको दवा कैसे यूज करनी है उसके रिलेटेड बहुत अच्छे से काउंसलिंग देनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको गाइड करना चाहिए। और प्रॉपर लेबलिंग मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन में, दवा में प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि कितने टाइम यूज करना है, कितने दिनों तक यूज करना है, ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हो जाता है आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर पॉलिसी के बारे में, तो देखो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर पॉलिसी का क्या मतलब है कि कुछ कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे एक टाइम के बाद यहाँ पे अपने आप ही बंद कर देना होता है। मतलब अगर मान लो डॉक्टर ने कंटिन्यू करने को नहीं कहा है तो वो अपने आप ही 2-3 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर बंद कर दी जाती हैं। तो मतलब ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर पॉलिसी बेसिकली यहाँ पे इन पेशेंट के लिए ही होती है, ठीक है, जो भी पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो जैसे जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, कुछ कुछ हमारी सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, तो इनको बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज करना होता है और डॉक्टर ने इनको सिर्फ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिखा होता है। तो जैसे इनकी ड्यूरेशन खत्म होती है इनको खुद ही बंद कर देना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे। अगर डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है इनको कंटिन्यू करने का, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ऑर्डर दिया है तो ये अपने आप ही बंद कर दी जाती है। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पीटीसी हमारी डेवलप करती है ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर पॉलिसी टू इंश्योर सेफ, रैशनल एंड कंट्रोल्ड यूज ऑफ मेडिकेशन। दिस पॉलिसी प्रिवेंट ओवर यूज एंड अननेसेसरी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो कुछ कुछ ऐसी दवाएं होती है जिसके ओवर यूज से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हीं को रोकने के लिए हमारी ये पॉलिसी डेवलप करी जाती है। अब इसमें हमारी नार्कोटिक्स आ गई, एंटीबायोटिक्स आ गई, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, एंटीकोगुलेंट्स हो गए, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गई। तो इन सभी ड्रग्स को ना हमें जो है तुरंत ही कुछ टाइम के बाद बंद कर देना होता है। जैसे each drug class is assigned a maximum duration of 3 to 7 days for antibiotics, 48 to 70 hours for sedative। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक है तो उसके लिए लगभग यहाँ पे 3 से 7 दिन का टाइम होता है, और जैसे सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, नार्कोटिक ड्रग्स होती है उनके लिए सिर्फ यहाँ पे 48 to 72 आवर्स तक का टाइम होता है। मतलब सिर्फ 2 से 3 दिनों तक इन्हें चलाना होता है, उसके बाद अपने आप बंद कर देना होता है। बिफोर द ऑर्डर एक्सपायर द फार्मेसी नोटिफाइज द प्रिस्क्राइबर फॉर रिन्यूअल। अब देखो, मान लो अगर दवा को कंटिन्यू करना है तो फार्मेसी जो है सबसे पहले, जैसे मान लो 3 दिन की दवा है तो तीसरा दिन स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब दूसरे दिन के लास्ट में ही मान लो फार्मेसी ने इन्फॉर्म कर दिया प्रिस्क्राइबर मतलब कि डॉक्टर को। अब अगर डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्स किया, ठीक है, कि हाँ ठीक है अभी कंटिन्यू करनी है और भी कुछ दिनों तक, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स द ड्रग इज ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। ठीक है, तो दवा अपने आप डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूअस पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर होती है। और अगर बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिसिन का ओवर यूज प्रिवेंट होता है, टॉक्सिसिटी बचती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बच जाता है। भाई देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक अगर कोई बहुत ज्यादा यूज करे, ठीक है, अननेसेसरी, तो वहां पे क्या होता है कि वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है। रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो कोई बैक्टीरिया, अच्छा रेजिस्टेंट का क्या मतलब है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने 6 सेम में बहुत अच्छे से आप लोगों से बताया था। कहाँ बताया था? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था मेडिसिन के। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, अगर आप लोग को याद है तो। प्रिवेंट अनइंटेंशनल कंटिन्यूएशन ऑफ हाई रिस्क ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी हाई रिस्क ड्रग होती हैं उनको यहाँ पे मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी पेशेंट को पता नहीं होता है कि दवा हमें जो है 2-3 दिन में ही बंद कर देनी है, तो वो काफी लंबे टाइम तक अनइंटेंशनली, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो हो सकता है वो अनइंटेंशनली ही सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीबायोटिक को काफी लंबे टाइम तक लेता चला जाए, तो उससे उसको नुकसान होगा ना। तो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर पॉलिसी में क्या होता है, वो अपने आप ही बच जाता है। ठीक है, उससे तो यह भी यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। तो ये हो गई हमारी ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर पॉलिसी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपनी इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन पॉलिसी के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। PTC is responsible for preparing and updating the emergency drug list to ensure that all essential life-saving medications are readily available in emergency care areas। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बहुत ही जरूरी होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, तो वो यहाँ पे हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। स्पेशली हमारे कुछ इमरजेंसी केयर एरियाज होते हैं, वहां पे तो ये दवाएं जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इनमें कौन कौन सी ड्रग्स को रखना है और किसको नहीं रखना है, तो इसके रिलेटेड जो भी पॉलिसी है और कैसे इसको स्टॉक में रखना है, तो उसके लिए पॉलिसी हमारी यही पीटीसी कमेटी बनाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, द पॉलिसी इंश्योर्स स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी एंड रैपिड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल ड्रग्स इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी दवाएं इमरजेंसी ड्रग लिस्ट में वो स्टैंडर्डाइज हो, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो, सेफ हो और बहुत ही रैपिड अवेलेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ढूंढने के लिए हमें टाइम लग रहा है, ठीक है, वो अवेलेबल ही नहीं है।
These emergency boxes or kits should be checked daily either by hospital pharmacist or nursing supervisor responsible for ward। तो देखो हर वार्ड में यहाँ पे एक इमरजेंसी किट होती है, तो उसको डेली चेक करना होता है कि कहीं इसमें कोई दवा मिस तो नहीं है, खत्म तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं। द बॉक्सेस शुड बी प्लेस्ड इन द वार्ड, और यहाँ पे देखो हर वार्ड में यहाँ पे बॉक्सेस प्लेस होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स की, तो इसके अंदर हमारा एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, हेपेरिन, एड्रेनालिन, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये कुछ ही ड्रग्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि इमरजेंसी ड्रग लिस्ट में आती हैं, तो इन सभी को यहाँ पे हमारा रखना होता है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा अपने फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी को, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।